यानी हम पढ़ रहे हैं गुप्तों का राजनीतिक इतिहास है। कितने शासक पढ़ लिए? पहला शासक श्रीगुप्त, ये गुप्त वंश का संस्थापक है लेकिन वास्तविक शासक नहीं है। इसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की। दूसरा शासक हमने घटोत्कच पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। मतलब ये श्रीगुप्त का लड़का था और श्री महाराज की उपाधि धारण किए हुए था। तीसरा सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड 319 से 350 ईस्वी तक। ये गुप्त वंश का सबसे नहीं वास्तविक शासक माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी स्वतंत्रता कुषाणों से प्राप्त कर ली थी। इसके पहले के गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्तों को कुषाणों के शासन से स्वयं को स्वतंत्र कर दिया। तो पढ़ा था चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, क्या क्या पढ़ा? जैसे ही इसने अपना कोरोनेशन कराया, कोरोनेशन की तिथि को उसने गुप्त संवत शुरू कर दिया 319 एडी। इसके विवाह के साक्ष्य मिले ना, यानी इसके अपनी लिच्छवी गणराज की कुमार देवी के साथ विवाह किया और विवाह प्रकार के सिक्के चलवाए। इस चंद्रगुप्त फर्स्ट का उल्लेख कनिष्क के मथुरा लेख से भी प्राप्त होता है। और क्या पढ़ा था हमने? इसका साम्राज्य विस्तार के उल्लेख वायु पुराण में किया गया है और इसका साम्राज्य विस्तार मगध से लेकर यूपी तक, यानी पाटलिपुत्र से प्रयाग तक शामिल था। अब इसके साम्राज्य को इसका बेटा बढ़ाएगा और संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लेगा, यानी समुद्रगुप्त, जिसका टाइम पीरियड 350 से 375 यानी 25 साल तक इसने शासन किया। ये इतिहास में कई सारी उपाधियों के से भी जाना जाता है, जैसे कविराज, यानी ये कवियों का कवि है, यानी अच्छा कवि है। दूसरा सर्वराज्योच्छेदता, यानी इसने सभी राज्यों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। परम भागवत, यानी ये भगवान विष्णु का सबसे बड़ा समर्थक था। चौथी उपाधि क्या है? चंद्र प्रकाश, इसका चेहरा चंद्र की तरह चमकता हुआ है। पांचवी उपाधि धरणीबंध, इसने भारत की संपूर्ण धरती को बांध लिया। धर्म प्राचीरबंध, ये एक नए प्रकार के धर्म को शुरू करना चाहता था। और समुद्रगुप्त की जब विजय पढ़ी तो समुद्रगुप्त के जानकारी, इतिहास को अच्छे से जानने का स्रोत क्या है हमारे पास? एक है एरड़ का अभिलेख जो एमपी में स्थित है और दूसरा इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। एरड़ अभिलेख में ही समुद्रगुप्त को यमराज और कुबेर के समान बताया गया है। एरड़ ही अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी देवदत्ता का उल्लेख हुआ है। और इसके बाद अगर समुद्रगुप्त की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो प्रयाग प्रशस्ति के पन्नों को पलटना पड़ेगा। प्रयाग प्रशस्ति पन्ने नहीं, मतलब एक इनक्रिप्शन है, इतना बड़ा पत्थर होगा, पत्थर पे बातें लिख दी गई होंगी। तो प्रयाग प्रशस्ति है कहाँ? इलाहाबाद में। क्या ये शुरू से इलाहाबाद में थी? तो पहले इसका स्थान कौशाम्बी था, इलाहाबाद से थोड़ा पास में ही है, ठीक है। इसको लिखने वाले हरिशेन हैं और हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। इस प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है और ये चंपू शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली? चंपू शैली क्या होती पता है किसी? हाँ, चंपू शैली का मतलब है लिखते समय गद्य का भी यूज हो और पद्य का भी यूज हो, यानी चंपू शैली में लिखा गया, ठीक है। और 33 बातों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सभी युद्ध विजयों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, चाहे फिर उत्तरापद की विजय हो, चाहे दक्षिणापद की, चाहे सीमांत प्रदेशों की, चाहे आठविक राज्यों की और चाहे विदेशी राजाओं की जीत की बात हो। समुद्रगुप्त के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। यानी इसने सिक्के भी चलाए। कौन से? इसका पहला सिक्का अश्वमेध प्रकार का सिक्का है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। दूसरा सिक्का नहीं पढ़ाया था? अच्छा, कल 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 की क्लास। अरे भाई साहब, आज जो अपलोड होगी, कल तो मैं पढ़ाई नहीं शाम को हमने, नहीं बताया?
हाँ, देख लो इनको, हवा में बोल रहे हैं क्या हम? अब आज रिकॉर्ड पड़ेगी क्लास और आखिरी में जाके देखना क्या तुम सो रहे थे, हाँ याद आ गया, ये सो रहे थे, तुम सो रहे थे बाबू, तुम सो रहे थे। नेक्स्ट देखो, आज हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बाद के राजा। तो समुद्रगुप्त के बाद यानी समुद्रगुप्त के दो बेटे कौन से? एक है रामगुप्त और दूसरे हैं चंद्रगुप्त सेकंड। 1924 से पहले तक गुप्त वंश के रामगुप्त का उल्लेख कहीं नहीं मिला। क्या नहीं मिला? यानी 1924 वह समय है जब पहली बार रामगुप्त के ऐतिहासिक साक्ष्य को प्रामाणिकता दी गई। क्या दिया गया? रामगुप्त के ऐतिहासिकता को प्रामाणिक माना गया। हुआ क्या, जब समुद्रगुप्त की डेथ हुई तो बड़ा बेटा कौन है? रामगुप्त। और प्राचीन भारत के इतिहास में यह पता है हमको कि अगर राजा की डेथ होगी तो गद्दी सबसे बड़े बेटे को प्राप्त होगी। ऐसे में जैसे ही रामगुप्त गद्दी पर बैठा, ये हम नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहा बता रहे हैं, जैसे ही रामगुप्त गद्दी पर बैठा इसी के समय में शक राजा का आक्रमण हो गया। किसका? शक आक्रमण। यानी रामगुप्त की ऐतिहासिकता का पहली बार उल्लेख करने वाला एक नाटक है जिसका नाम देवी चंद्रगुप्तम, ये नाटक का नाम है और नाटक के रचयिता है विशाख दत्त। मेरी बात समझे? यानी विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा और इस नाटक में देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में रामगुप्त का उल्लेख किया है। लेकिन ये नाटक कई सारे पन्नों में फट गया और रामगुप्त की ऐतिहासिकता को प्रश्न चिन्ह लगाकर कहीं खो गया। ऐसे में 1924 का समय आता है और 1924 में राखल दास बनर्जी बनारस में एक व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं। किसका? व्याख्यान माला समझते हो? नहीं समझते? जैसे मान लो किसी इतिहास के कोई साक्ष्य है, जिसको पूरी तरह से प्रूफ नहीं किया गया। जैसे मान लो कोई भी एक साक्ष्य ले लो कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, इसके पीछे का कोई साक्ष्य होगा ना? क्या साक्ष्य है? कलिंग युग के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो साक्ष्य है, साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया, साक्ष्य को प्रूव किया गया और इसके बाद अशोक को बौद्ध धर्मी मान लिया गया। तो किसी भी इतिहास को इतिहास तभी बनेगा, कोई भी बात, कोई भी चीज इतिहास कब बनेगी? जब उसके लिए पुख्ता प्रमाण हमारे पास हो और ये प्रूफ हो चुका हो कि हाँ ऐसा हुआ था। रामगुप्त के मामले में ये बात प्रूफ नहीं हो पा रही थी कि क्या वास्तव में वो गुप्त वंश का शासक था या कोई आम व्यक्ति। ऐसे में विशाख दत्त ने अपनी देवी चंद्रगुप्तम नाटक में इसका उल्लेख किया था, लेकिन समय होते होते ये देवी चंद्रगुप्तम नाटक फट गया। बंद क्या हो गया? नाटक बंद होता है, किताब है नाटक, बंद, फट गई। फटने के बाद पन्ने तितर बितर हो गए। 1924 का समय आया, राखल दास बनर्जी बनारस में थे इस समय। कौन? राखल दास बनर्जी। ये कौन है? हड़प्पा की मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो, ठीक। यही राखल दास बनर्जी हैं, ये बनारस में थे। अब इतिहास के पन्नों में रामगुप्त खोए हुए हैं, है ना? और इनको प्रामाणिकता देनी थी। तो प्रामाणिकता देने के लिए राखल दास बनर्जी की अध्यक्षता में बनारस में क्या हुआ? एक व्याख्यान माला। ये अभी बताते क्या होता है।
पहले सभा है सबसे छोटा रूप, सभा से बड़ा रूप है सम्मेलन, और सम्मेलन से बड़ा रूप है व्याख्यान माला। किसी इतिहास के साक्ष्य को प्रूफ करना होगा तो पहले छोटे स्तर पर एक सभा आयोजित की गई 4-5-10 लोगों की। ये सब कौन है? इतिहासकार हैं। ये रामगुप्त के मामले को उठाएंगे और डिबेट करेंगे। कुछ लोग कहेंगे रामगुप्त थे, कुछ लोग कहेंगे नहीं थे, और अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। ऐसी सभा हुई, लेकिन सभा में रामगुप्त को प्रामाणिक नहीं माना गया। क्या किया गया? नहीं माना गया। इसका बड़ा रूप क्या है? सम्मेलन। अब सम्मेलन होगा और सम्मेलन में देश के बड़े बड़े इतिहासकार भाग लेंगे। कुछ रामगुप्त के पक्ष में बोलेंगे, कुछ विपक्ष में बोलेंगे, फिर डिबेट होगा। अगर रामगुप्त की ऐतिहासिकता आ जाती तो यहीं खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐतिहासिकता प्रूफ नहीं हो पाई। अगला क्या चरण होगा? व्याख्यानमाला। और व्याख्यानमाला में देश और विदेश के कई सारे इतिहासकार शामिल होंगे। तो 1924 में क्या हुआ? यही व्याख्यानमाला हुई, और इसके बाद प्रूफ हो गया कि रामगुप्त ने गुप्त वंश की गद्दी संभाली थी, हालांकि कुछ दिनों के लिए। आगे बात समझ में। तो पहली बार रामगुप्त का उल्लेख कहाँ हुआ? विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक में। और 1924 में देवी चंद्रगुप्तम नाटक को आधार बनाते हुए रामगुप्त की प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया गया। आगे बात सुनिए। तो रामगुप्त शासक था, तो पढ़ना भी पड़ेगा ना। तो समुद्रगुप्त के बाद कौन आएंगे? रामगुप्त। गद्दी का सुख इनको बहुत ही कम समय के लिए प्राप्त हुआ। जैसे ही ये भाई गद्दी पर बैठे, इन्हीं के काल में शक शासक ने आक्रमण कर दिया। इस शक शासक का नाम हमें नहीं पता। कर दिया। करने के बाद शक शासक ने रामगुप्त को हरा दिया। कौन जीता? शक शासक जीत गया और रामगुप्त हार गया। दोनों के मध्य संधि हुई। संधि का झुकाव किस तरफ होगा? शक शासक की ओर। शक शासक ने रामगुप्त से कुछ सोने के सिक्के मांगे और इसकी पत्नी को भी कहा कि तुम मेरे दरबार में मेरे साथ चलो। क्या हुआ? संधि हुई। किसके पक्ष में झुकी? शक शासक। रामगुप्त ने सोने के सिक्के दिए और अपनी पत्नी को देने के लिए भी राजी हो गया। यानी कैसा शासक है? जो अपनी बीवी को दे रहा है वो कैसा शासक होगा? कमजोर। लेकिन इसी का छोटा भाई है एक चंद्रगुप्त सेकेंड। इसको लगा ये संधि इसके लिए अपमानजनक है, लेकिन छोटा होने के नाते कुछ कर नहीं पा रहा था। तो उसने रामगुप्त से कहा कि अगर भाभी को देना ही है तो क्या करो, एक विवाह संपन्न कराओ और सही से फेरे वेरे दिलाकर इनको विदा करो, ताकि तुम्हारी जो बेइज्जती हो रही वो बच जाए। रामगुप्त राजी हो गया और रामगुप्त ने विवाह संपन्न किया। ठीक जैसे ही डोली तैयार हुई, किसके लिए? रामगुप्त की वाइफ के लिए। इस डोली में स्त्री का भेष लेकर चंद्रगुप्त सेकंड बैठ गया, और जैसे ही शक राजा के दरबार में पहुंचा, इसने शक राजा की हत्या कर दी। यानी अपनी भाभी को उसने बचा लिया। वापस आया पाटलिपुत्र, और जैसे ही पाटलिपुत्र पहुंचा, रामगुप्त को भी उसने मार दिया। ऐसे कमजोर भाई का क्या फायदा? क्या किया? मार दिया और अपनी भाभी से विवाह कर लिया और नया शासक बनकर उभर गया। बात समझे मेरी? तो रामगुप्त थे, इसका उल्लेख कहाँ मिला? विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम में। ये कहानी जो हमने बताई है उसी में लिखी गई है कि शक राजा ने अटैक किया, रामगुप्त हार गया, अपनी बीवी को उसने भेजना चाहा, डोली बनी, डोली में चंद्रगुप्त सेकंड ने स्त्री भेज लिया और जाके शक राजा को मारा। वापस आते ही इसने अपने भाई को भी मार दिया और अपनी भाभी से विवाह कर लिया। अब ये दूसरे शासक कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। इनकी ऐतिहासिकता पन्नों पर है, 375 से लेकर 415 AD। यानी समुद्रगुप्त के बाद सबसे प्रतापी राजा कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है।
अब इसको पढ़ेंगे हम, आगे ना, समझ गए ना। तो कहाँ उल्लेख होगा इसका, उल्लेख कहाँ होगा, वही विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम में। जिस तरह से इसके पापा ने कई उपाधियां प्राप्त की, वैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड ने भी कई उपाधियां प्राप्त की। तो 8 उपाधि उसकी याद रखना और इसकी भी उपाधि याद रखना। पहली उपाधि क्या है इसकी, शकारी। शकारी का मतलब, तोड़ो इसको, संधि विच्छेद करो। शकारी का मतलब सको पर आरी चला दी इसने, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन सको का कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड, इसलिए उसको क्या कहा गया, शकारी। बात समझ गए। दूसरी उपाधि इसकी है चंद्र। ये चंद्र उपाधि कहां मिली, मतलब ये कैसे पता चला ये जो चंद्र लिखा है यही चंद्रगुप्त सेकंड है। तो तुमने कभी कुतुब मीनार गए होगे, गए थे, कुतुब मीनार के बगल में ही एक पिलर बना है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेहरौली का लौह स्तंभ। ठीक है, इसकी खासियत पता है क्या है, ये बिल्कुल खुले आसमान के नीचे है, लोहे का है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगी। इस पिलर पे एक नाम लिखा है चंद्र, और ये चंद्र वही है कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। क्यों है अभी बताएंगे, समझ गए। तो दूसरी उपाधि कौन सी हो गई, चंद्र। तीसरी उपाधि पूर्वाधीश्वर। पूर्वाधीश्वर की उपाधि उसको उज्जैन जब जीता तब मिली। तो याद करो, बताया था कि पहली बार गुप्तों की राजधानी कौन सी थी, पहली राजधानी पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी कौन सी, उज्जैन। तो उज्जैन को राजधानी किसने बनाया, चंद्रगुप्त सेकंड ने, यानी उज्जैन को जीता होगा और जीत कर उसको राजधानी बनाया होगा। तो उज्जैन को जीतने के उपलक्ष्य में उसको क्या कहा गया, पूर्वाधीश्वर। समझ गए, पक्का। इसके बाद इसकी एक और उपाधि है विक्रमादित्य। याद करो, विक्रमादित्य मतलब इसने शकों पर जीत की, शकों पर विजय के उपरांत इसको क्या कहा गया, ठीक है, पक्का। तो ये सब इसकी उपाधि है। पहली शकारी, दूसरी चंद्र, तीसरी विक्रमादित्य, चौथी पूर्वाधीश्वर, पांचवी देवराज। ये सांची के अभिलेख में लिखा गया कि देवराज ही चंद्रगुप्त सेकंड है, समझ गए। एक और उपाधि है देवदत्त, नहीं देवदत्त, ये भी कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड। एक और उपाधि है परम भागवत, हाँ परम भागवत। कितनी उपाधि हो गई, तो पहली हो गई उसकी उपाधि शकारी, दूसरी चंद्र, तीसरी पूर्वाधीश्वर, चौथी विक्रमादित्य, पांचवी देवराज, छठी देवदत्त, सातवीं परम भागवत। इन सारी उपाधियों में चंद्रगुप्त सेकंड को सबसे प्रिय उपाधि कौन सी थी, यानी अगर इसको कोई परम भागवत कह देता था तो ये बहुत प्रसन्न हो जाता था। तो जैसे इसके पिता ने उपाधियां प्राप्त की वैसे ही इसने उपाधियां, ये याद करना, क्योंकि मैचिंग में अगर आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि शकारी कौन है। शकारी वही, अब देखो जब रामगुप्त ने शकों से पराजित मतलब हुआ था तो इसके दिल में नफरत होगी कि नहीं होगी, तो जो भी शक दिखता था उसको मार देता था। और शकों का भारत से हमेशा के लिए खत्म होना इसी के काल में होगा, बताएंगे कब, ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, चंद्रगुप्त के सिक्के। पहला सिक्का इसने चलाया धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड ने इस सिक्के को चलाया क्योंकि वह दिखाना चाहता था कि वो बहुत बड़ा योद्धा है। तो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के किसने चलाए,
चंद्रगुप्त सेकंड ने। इसी में इसको श्री विक्रम कहा गया है। किसको? श्री विक्रम किसमें कहा गया? धनुर्धारी सिक्के में। जब सिक्का बना होगा तो उसमें लिख दिया होगा श्री विक्रम, यानी वही विक्रमादित्य है जो चंद्रगुप्त सेकंड है। समझ गए? दूसरा, इसको इसने ध्वजारोही प्रकार का सिक्का भी चलाया, मतलब ध्वज फहरा रहा है। किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का। सिक्के में लिखवाया ध्वजारोही, और इसमें इसने खुद को क्या कहा? परम भागवत की उपाधि इसी में लिखी है, यानी इसमें खुद को ये परम भागवत लिखवा रहा है। ठीक है। तीसरा सिक्का इसने चलाया सिंहहंता, यानी सिंह जो शक हैं वो बहुत आक्रांता है, उनका उसने क्या किया? अंत किया। और इस उपलक्ष्य में उसने सिंहहंता नामक सिक्का भी चला दिया। समझ में आया? एक और सिक्का चलाया पर्यंक। पर्यंक प्रकार का, ये यूपीएससी में 2018 में पूछा गया है कि पर्यंक प्रकार का सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन चंद्रगुप्त सेकंड। इसने पर्यंक प्रकार के सिक्के में दिखाया स्वयं को। पर्यंक मतलब अत्यंत शक्तिशाली राजा, यानी ये स्वयं को क्या कह रहा है? गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बना रहा है, और इस उपलक्ष्य में वो पर्यंक प्रकार का सिक्का चला रहा है। और खुद को क्या साबित कर रहा है? कि मैं हूं सबसे शक्तिशाली राजा, मैं हूं महाराजा धीराज। आया ना? मैं हूं एक राठ, राजाओं का राजा। ये पर्यंक प्रकार का सिक्का इंपॉर्टेंट है, याद करना। किसने चलाया है? चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है। फिर जैसे ही इसके पापा ने कुछ युद्ध विजय किए, वैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड भी कुछ युद्ध विजय करेगा। तो कितनी बार युद्ध जीते उसने? 3 युद्ध किए और तीनों जीत गए। समुद्रगुप्त ने कितने युद्ध किए? पहला उत्तरापथ विजय, दक्षिणापथ विजय, सीमांत राज्यों की विजय, आठविक राज्यों की विजय और विदेशी राज्यों की विजय। ऐसे कई सारे युद्ध उसने लड़े, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड ने सिर्फ 3 युद्ध। पहला उसका बल्ख अभियान है, दूसरा उसका बंगाल अभियान, और तीसरा उसकी शक विजय। बात समझे? पहला कौन सा अभियान? ये बल्क कहाँ है? बल्क मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ है? अफगानिस्तान। यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने बल्क में अभियान किया और अफगानिस्तान के बैक्टीरिया क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। और जब ये जीता, इस जीत के उपलक्ष्य में उसने मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। तो मेहरौली लौह स्तंभ कब बनवा रहा है चंद्रगुप्त सेकंड? जब वो अभियान कर रहा है, अभियान जीत रहा है। तो अभियान जीत रहा है यानी वही जीत रहा है, तो इसमें जो चंद्र नामक नाम लिखा होगा किसका होगा? समझ गए? इसी में इसको चंद्र नामक उपाधि मिली है। आगे बात समझे? इसने अपने कार्यकाल के दौरान बंगाल को भी जीत लिया। इसने अपने कार्यकाल के दौरान शकों को अंतिम रूप से भारत से खदेड़ दिया। यानी शक जो मध्य एशिया के आक्रांता थे, भारत आए, रहे, और उनका अंतिम समय किसके काल में खत्म हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड। इसने पूरी तरह से शक का अंत कर दिया। तो अंतिम राजा कौन है शकों का? रुद्र सिंह थर्ड। यानी रुद्र सिंह थर्ड को इसने परास्त किया, मारा और शकों का अंत कर दिया। तो 3 विजय याद रखना। पहली बल्ख अभियान किसका है? चंद्रगुप्त सेकंड का। जब ये जीत गया तो उसने मेहरौली को लौह स्तंभ का निर्माण करा दिया। दूसरा बंगाल विजय, और तीसरा शक विजय। शक विजय मतलब रुद्र सिंह थर्ड को, जो अंतिम शासक है शकों का, उसको परास्त करेगा, मारेगा और शकों का अंत कर देगा। बात समझ आ गई? पक्का? नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के दरबार में
नवरत्न थे पढ़ा है। अकबर के दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। कितने? 9 लोग। रट लेना ये सब चीजें, बार बार पूछा जाता है। कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 9। ठीक है। सबसे पहला नवरत्न जो सभी नवरत्नों का प्रमुख है, उसका नाम कालिदास। पूछा जाए नवरत्नों में से सबसे प्रमुख कौन? कालिदास। ये किसके नवरत्न है? चंद्रगुप्त के ना। अकबर के पूछेगा तब मत लगा देना कालिदास। तो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में सबसे प्रमुख कालिदास, यानी ये नवरत्नों का प्रमुख है। हाँ है ना। दूसरा, अमरदास। ये कौन है? कालिदास। इसका प्रोफेशन क्या है? क्या है प्रोफेशन? क्या है इसका? क्या काम करते हैं ये? अरे मालविका अग्निमित्रम लिख रहे हैं ना, तो क्या काम कर रहे होंगे ये? साहित्यकार है ना। अरे भगवान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के सबसे बड़े कवि हैं। ठीक है। दूसरे, अमरदास। इन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की है। तो ये भी क्या हुए? साहित्यकार हो गए ये भी। तीसरे, अच्छा कोई सीक्वेंस नहीं है, बस ये पूछा जाएगा सबसे प्रमुख कौन है, तो आपका आंसर कालिदास। तीसरे हैं बेताल भट्ट। कौन है? बेताल भट्ट। इनका प्रोफेशन क्या है? ये मैजिशियन है, यानी ये चंद्रगुप्त सेकंड को खाली टाइम पे जादू वादू दिखाते होंगे, है ना। चौथा है धन्वंतरी। ये धन्वंतरी कौन है? हे भगवान, चिकित्सक। जीवक कौन है? बिंबिसार के दरबार का दरबारी चिकित्सक है ना। कहाँ गया था ये? तभी इसके 40 में 20 नंबर आए थे। और तुम्हारे? क्योंकि इसको सब याद है। धन्वंतरी चिकित्सक है। पांचवें हैं छपड़क। ऐसे लिखो, बरामिहिर, ये ज्यादा सही। अरे यार, ये बरामीर कौन है? सबसे बड़े खगोलविद, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद छठे नंबर के छपड़क, ये ज्योतिषाचार्य हैं। कितने हो गए? एक, कालिदास, अमरदास, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, वरामिहिर और छपड़क। सातवें हैं घटकरपक। घटकरपक ये हैं बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ। जी हाँ, घटकरपक। आठवें हैं वररुचि। ये व्याकरणाचार्य हैं। कौन है? व्याकरणाचार्य। और नौवें हैं शंकु। कौन है? शंकु। ये है आर्किटेक्ट, वास्तुकार। तो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न, उनका प्रोफेशन आपको याद होना चाहिए। ऐसे पूछेगा कि छपड़क नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से छपड़क क्या करते थे, तो पता होगा तभी कर पाओगे। या एक तरफ नाम लिख देगा, दूसरी तरफ इनका काम लिख देगा। कालिदास, धन्वंतरी, वरामिहिर, घटकरपक। अब घटकरपक क्लियर नहीं है,
तो फंस जाओगे, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो गया है। केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, केवल, तुम्हें तीन भी पता होंगे, चौथा नहीं पता होगा तो सही है या गलत में कंफ्यूज हो गए, या तो चार लगा दो या तीन लगा दो, पता चला चारों सही हुए तब गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, खासकर अब जब पेपर बन रहा है यूपीएससी का। ठीक है, तो जो भी याद करो सॉलिड कंसोलिडेटेड याद करो। हाँ याद है, यही है, समझ गए। तो पहला कालिदास, दूसरा अमरदास, तीसरा धन्वंतरी, बेताल भट्ट, चार हो गए। पांचवा वरामीर, छठा घटकरपक, सातवां छपड़क, आठवां इधर मत देखो वररुचि, और नवा शंकु। इनका व्यवसाय क्या क्या है, यानी किस किस काम को करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। आ गई बात समझने, एक बार देख लो, सही से मन में बैठा लो, निगाहों में समा लो। समाओ इसको, अभी नहीं निगाहें समाएंगी इसमें, एक बार देख लो। देख लिया, अभी उसको देखने की बारी आती तो नजरें ना हटती फिर। चलो आगे, क्या क्या वीडियो में तो होने दो रिकॉर्ड। जो सच है उस सच को क्यों छुपाना, मतलब अगर मोहब्बत कर रहे हो तो मोहब्बत छुपा रहे हो। कोई सच खत्म नहीं हुआ। इनके काश मेरा वीडियो इनके पापा देख लें। चंद्रगुप्त सेकंड और इसके काल में आने वाला विदेशी यात्री कौन आया, फाहियान। तो इनको तो पढ़ना ही है, इनके नवरत्नों को भी पढ़ना है और इनके काल में आने वाले विदेशी यात्री को भी पढ़ना है। तो फाहियान कहां से आया, ये चीनी है। जब ये चाइना में था, चाइना में वांगयुंग जगह है एक, यहां इसका जन्म हुआ था। तो जब ये पैदा हुआ तो इसका लगाव बौद्ध धर्म से होने लगा। ठीक, अब बौद्ध धर्म को जानने के लिए, गहराई से समझने के लिए ये क्या करेगा, भारत आएगा। क्यों, क्योंकि जो भी वास्तविक साहित्य है बौद्ध धर्म का वो कहाँ पर है, भारत में। जो तीर्थ हैं वो कहाँ पर हैं, भारत में। क्यों, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में। तो सही से जानने के लिए बौद्ध धर्म को फाहियान कहाँ आएगा, भारत आएगा। और जब वो भारत आएगा तो उस समय गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर बैठा हुआ था। तो इसकी डेट क्या है, ये जब आया भारत तब 399 एडी था, और भारत में लगभग 15 साल रहेगा, और 414 में ये चाइना वापस जाएगा। तो फाहियान कौन है, चीनी यात्री है। किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया। भारत कितने वर्ष रहा, 15 वर्ष रहा। भारत आने की तिथि 399 एडी और भारत से वापस जाने की तिथि 414 एडी। बात समझे। तो जब ये आएगा कहाँ, फाहियान किसका अध्ययन करने, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने। कितने साल रहेगा, तो 15 साल रहेगा, तो अपनी एक किताब लिखेगा ये, है ना। किताब का नाम, यानी पूरे यात्रा को ये लिपिबद्ध करेगा, लिखेगा, ताकि लोग याद रखें, लोग पढ़ें इसके बारे को, है ना। तो किताब का नाम फो क्यू की, और इस फो क्यू की किताब में ये अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत की चर्चा कर रहा है। यानी अगर इसका ये पढ़ लो, ये क्या बोलते हैं, इसकी किताब पढ़ लो, तो उस समय के भारत की जानकारी तुम्हें हो जाएगी। आगे चलें। तो जब ये भारत आएगा तो भारत में 4 तीर्थों को देखेगा। कोई बताओ बौद्ध धर्म से संबंधित 4 तीर्थ, दिमाग लगाओगे तो बता दोगे, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। 4 तीर्थ हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, कौन कौन से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, तो पहला तीर्थ लुम्बिनी हो गया। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, संबोधि,
बोध गया, तो दूसरा तीर्थ बोध गया हो गया। बुद्ध ने अपना उपदेश पहला कहाँ दिया? सारनाथ, तीसरा तीर्थ हो गया। और बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो चौथा कुशीनगर हो गया। ये कौन सा कठिन क्वेश्चन था भाई, है ना? इन 4 तीर्थों की यात्रा की किसने? किसने? फाहियान ने। यानी तीर्थ के बारे में उसने देखा, महसूस किया और बुद्ध धर्म को समझने का प्रयास किया। भारत आएगा, भारत में आएगा और बौद्ध धर्म से संबंधित मूल साहित्य भी पढ़ेगा। ये मूल साहित्य कौन सा है बौद्ध धर्म का? दिमाग लगाओगे तो बता दोगे। बौद्ध धर्म का मूल साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक। हद है यार, त्रिपिटक है कि नहीं है? कितने हैं? पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। ये तीनों अध्ययन करेगा। सुत्त पिटक की रचना कौन है? रचनाकार किसने लिखा सुत्त पिटक? आनंद। विनय पिटक किसने लिखा? उपाली। अभिधम्म पिटक किसने लिखा? मोगली पुत्र तिस। हाँ या ना? ये सब रट लो मेरे भाई। तो ये तीनों पिटकों की अध्ययन फाहियान भारत आकर करेगा। अपने फा क्यू की वृत्तांत में फाहियान ने मध्य देश का वर्णन किया। ये मध्य देश मतलब जहां पर गुप्त वंश स्थापित था। और मध्य देश का वर्णन करते हुए उसने कुछ बातें की हैं, जैसे यहां मध्य देश पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। क्या कह रहा है? यानी गुप्त वंश के लोग ब्राह्मण थे। ये बात किसने कही है? कौन से इतिहासकार? अभी वर्तमान के आधुनिक इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी। यानी फाहियान के फाक्यू की पढ़ने के बाद एससी राय चौधरी का कथन सही प्रतीत होता है कि वास्तव में गुप्त वंशी शासक क्या थे? ब्राह्मण थे। दूसरा, इसने कहा कि राजा मृत्युदंड नहीं देता। क्या नहीं देता? जैसे भारत में दास प्रथा नहीं थी, यह उल्लेख किसने किया है? मैगस्थनीज। और पूछा गया तो इस बात की क्या गारंटी कि यह नहीं पूछा जा सकता कि किसके अनुसार गुप्त वंश में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था? ऑप्शन में अगर ये होगा तो लगा देना फाहियान। ठीक है, तो मृत्युदंड, राजा मृत्युदंड नहीं देता था। लेकिन अगर राजद्रोह साबित हो गया किसी के ऊपर तो दाएं हाथ काटे जाने की परंपरा थी। उस राजद्रोही या देशद्रोही व्यक्ति का दाएं हाथ काट लिया जाएगा। ये कौन बता रहा है? कहां बता रहा है? फो क्यू की या फाई क्यू की, जो भी बोलना है बोल देना, बस टिक कर देना। ठीक है। फिर ये बता रहा है कि मैंने गांधार, तक्षशिला, श्रावस्ती, वैशाली, अयोध्या, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र। यानी जब मैं 15 वर्ष रहा तो मैंने इन सारी जगहों की यात्रा की और बौद्ध धर्म को जानने का प्रयास किया। और कहा गया जब ये वापसी कर रहा था, कौन? यानी 414 में, तो अपनी उसने वापसी की यात्रा कहां से शुरू की? ये क्वेश्चन जाके रट लेना और देखना पेपर में पूछा गया कि नहीं पूछा गया। फाहियान ने अपनी वापसी की यात्रा पाटलिपुत्र से शुरू की। कहां से? यानी पाटलिपुत्र से उसने भारत को अलविदा कहा कि चलो मैं चलता हूं, अब जाकर चाइना जाऊंगा और बौद्ध धर्म को सही से प्रसारित करूंगा। मेरी बात समझ गए? पक्का? तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त सेकंड। रामगुप्त का थोड़ा इतिहास देखा और चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसकी
इसने अपनी राजधानी कौन सी कहाँ बनाई? ये राजधानी, हाँ याद रखना। पहले यानी श्रीगुप्त हो, घटोत्कच हो, फिर उसके बाद कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट हो, और इसके बाद समुद्रगुप्त हो। ये सभी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाए हुए हैं। अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र से राजधानी उज्जैन किसने स्थानांतरित की, तो आपका आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड। इसने सिक्के चलाए, फिर हैं? इसके दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्नों का उल्लेख किया। इसकी विजय देखी तो विजय बल्ख का अभियान, बंगाल का अभियान और शकों के खिलाफ अभियान। फिर हमने क्या देखा था? फिर देखा चंद्रगुप्त सेकेंड और उसके समय आने वाला चीनी यात्री फाहियान। समझ गए? अब कल की क्लास इसके बाद के शासक कुमारगुप्त से। अब बस खत्म होने वाला राजनीतिक इतिहास, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में चंद्रगुप्त सेकंड के बाद इतने योग्य शासक नहीं थे जो राजनीति को बढ़ा पाए या चला पाए। ठीक है, कल मिले पक्का।